नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इजी में। दोस्तों, यूपीपीएससी स्पेशल सीरीज जो कि हमारी रिवाइज सिलेबस पे आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें हम जो रिवीजन कर रहे हैं महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स का, और उस सीरीज के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भूगोल की। और भूगोल के टॉप एमसीक्यूज का ये हमारा पार्ट 2 है। ये सेकेंड पार्ट है भूगोल का। इसके पहले हमने बहुत ही महत्वपूर्ण भूगोल का पार्ट 1 अपलोड किया था, जिसमें हमने टॉप एमसीक्यूज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन के साथ चर्चा की थी। आज के हमारा भाग 2 है, जिसमें हम जितने भी सवाल होंगे उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पार्ट 1 मिस किया है तो उसकी लिंक भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। पहला सवाल है हमारा, स्वेज नहर किन दो सागरों को मिलाती है? स्वेज नहर किन दो सागरों को मिलाती है? ऑप्शन ए अरब सागर व काला सागर को, ऑप्शन बी भूमध्य सागर व लाल सागर को, ऑप्शन सी काला सागर व लाल सागर को, या ऑप्शन डी हिंद महासागर या लाल सागर को। तो जो स्वेज नहर है वह मिलाती है भूमध्य सागर व लाल सागर को। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में। 1869 में इसका निर्माण हुआ था, 1869 में। और नहर के जो उत्तरी छोर में जो पोर्ट सईद है वह भूमध्य रेखा की ओर है, और जो दक्षिणी प्रवेश द्वार पर लाल सागर की ओर पोर्ट स्वेज स्थित है। तो इसका जो आंसर है स्वेज नहर का, वह ऑप्शन आपका बी सही है, भूमध्य सागर व लाल सागर। और एक सवाल इससे संबंधित यह भी आता है कि स्वेज नहर का निर्माण तो 1869 में हुआ था, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण जो मिस्र के द्वारा किया गया था, कब किया गया था? तो 1956 में। 1956 में इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ वह मिस्र के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, सियाचिन ग्लेशियर किस देश के मध्य विवाद का विषय है? जो सियाचिन ग्लेशियर है वह किन किन देशों के मध्य विवाद का विषय है? ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, या ऑप्शन बी पाकिस्तान व चीन, ऑप्शन सी चीन व भारत, या ऑप्शन डी भारत व नेपाल। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है वह विवाद का विषय है भारत व पाकिस्तान के, जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। और जो सियाचिन ग्लेशियर है यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। तो इससे संबंधित जो सवाल बनेंगे वो ये बनेंगे कि सियाचिन ग्लेशियर किसके देश के मध्य विवाद है? भारत पाकिस्तान के मध्य। दूसरा, कहां पर स्थित है? तो यह भारत के उत्तर में जो बर्फीली पहाड़ियां हैं वहां पर है। और जो तीसरा ऑप्शन है वह जो इसमें सवाल बनेगा वह यह बनेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। तीसरा सवाल है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी न्यू गिनी, ऑप्शन सी मेडागास्कर, या ऑप्शन डी बोनीरियो। तो जो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है वह हमारा ऑप्शन ए सही है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड हमारा आर्कटिक महासागर में स्थित है। अगर अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं तो न्यू गिनी हमारा प्रशांत महासागर में, जो मेडागास्कर है यह हमारा हिंद महासागर में, और बोर्नियो जो हमारा है वह हमारा जो प्रशांत महासागर है वहां पर स्थित है। तो इस प्रकार जो इसका आंसर है संसार का सबसे बड़ा द्वीप वह हमारा ऑप्शन ए ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में स्थित है। अगला सवाल है हमारा, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मंगोलिया, या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो सही आंसर है गोबी मरुस्थल का वह हमारा है ऑप्शन सी मंगोलिया। और ये जो गोबी मरुस्थल है यह मरुस्थल संसार का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। इससे संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं वह पूछे जाते हैं कि संसार गोबी मरुस्थल जो पहली बात तो कहाँ स्थित है? अगर आपका एशिया, यूरोप, अफ्रीका या महाद्वीप की बात आती है तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। दूसरा, अगर बात आती है देश की तो मंगोलिया में स्थित है। तीसरा, यह किस नंबर का, अगर बड़े से छोटे की बात करेंगे तो किस नंबर का मरुस्थल है? तो ये तीसरे नंबर में विश्व का तीसरा बड़ा मरुस्थल है। तो ये इसके
सवाल इससे बनते हैं। और जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल वह कौन सा है, वो हमारा सहारा मरुस्थल जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। और ये जो मरुस्थल हैं उनकी ट्रिक, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं ट्रिकी वीडियो कैसे हम उनको आसानी से याद रख सकें, तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जहाँ पर आप ट्रिकी जी के प्लेलिस्ट देख करके बहुत सारे ट्रिकी जो याद करने के ट्रिक्स हैं जीके के, वो ट्रिकी वीडियोस आप वहां से देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। सवाना घास के जो मैदान है वे कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए अफ्रीका में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी यूरोप में, या ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका में। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, अफ्रीका में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। और ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों जो है उनके चारों ओर विस्तृत होते हैं। और अगर ये पूछा जाए किस प्रकार के घास के मैदान है, तो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। तो इस प्रकार सवाना घास के मैदान कहाँ है? अफ्रीका में पाए जाते हैं, जो कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अन्य ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में हमारा डाउन्स जो घास का मैदान है वह डाउन्स है। यूरोप की अगर बात करते हैं तो पंपास, और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की अगर बात करते हैं तो प्रेयरी यहाँ के घास के मैदान कहे जाते हैं। तो इस प्रकार इस सवाल का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की, नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो नागार्जुन सागर परियोजना के लिए ऑप्शंस हैं, ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, या डी कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर है नागार्जुन सागर परियोजना, यह किस पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। जैसा कि अभी मैंने चर्चा की कि किस ट्रिकी जीके के लिए आप जिसमें महत्वपूर्ण ट्रिक्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को याद करने की, तो उसमें कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है, इसकी भी ट्रिक आपको प्रोवाइड की गई है। तो अगर आपने नहीं देखे हैं ट्रिकी वीडियो, तो अगर आपको ये सब चीजें याद करने में कोई परेशानी होती है तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है, भारत के उत्तरी मैदान में शीत वर्षा होती है, किससे होती है? ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ से, या ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी के मानसून से, ऑप्शन सी अरब सागर के मानसून से, या ऑप्शन डी लौटते मानसून से। तो जो जाड़े के महीने में पश्चिम की तरफ से विक्षोभ उत्पन्न होता है, जो उसकी वजह से जो उत्तरी मैदान है भारत के, वहां पर शीत वर्षा होती है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ से। तो जनवरी से लेके अधिकतम जो वर्षा है वो वहीं पर होती है, और उत्तरी भारत में जो मुख्य वर्षा के लिए माना जाता है तो वह क्या है? ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ। जो शीत वर्षा की अगर बात करते हैं तो उत्तरी भारत में शीत वर्षा मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। ऑप्शन अगला सवाल है हमारा, भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन कहां से होता है? भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन कहां से होता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो भारत में जस्ता ये राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। अगला सवाल है हमारा, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर जो पवनें चलती हैं वो क्या कहलाती हैं? ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए व्यापारिक पवनें, ऑप्शन बी पछुआ पवनें, ऑप्शन सी मानसून पवनें, या ऑप्शन डी समुद्री पवनें। तो इसका जो आंसर है, सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए व्यापारिक पवनें। ये पवनें जो होती हैं, जो व्यापारिक पवनें हैं, ये उपोष्ण उच्च दाब वायु जो है कटिबंधीय क्षेत्र से भूमध्य रेखी जो निम्न वायुदाब कटिबंधीय क्षेत्र है कि दोनों ओर गोलार्ध में लगभग संपूर्ण वर्ष चलती रहती है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है?
ऑप्शन ए व्यापारिक पवन है। अगला सवाल है हमारा, टोडा जनजाति कहाँ की जनजाति है? तो जो टोडा जनजाति है वह कहाँ निवास करती है? ऑप्शन है आपके ए अरावली पहाड़ियों पर, या ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियों पर, या ऑप्शन डी विंध्याचल की पहाड़ियों पर। तो जो टोडा जनजाति है वह हमारी नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। और टोडा जनजाति में जो विशेष है वह यह है कि यह एक पशुपालक जनजाति है। यह पशुपालक जनजाति होती है जिनका जो मुख्य अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं तो जो भैंसें हैं, भैंस पर आधारित इनकी अर्थव्यवस्था होती है। और ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर, मतलब आप तमिलनाडु मान सकते हैं, तमिलनाडु में बसे होते हैं। अगला सवाल है, भारतीय मानक समय निम्न में से किस स्थान के समीप से होकर गुजरता है? भारतीय मानक समय निम्न में से किस स्थान के समीप से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए लखनऊ के, ऑप्शन बी इलाहाबाद के, ऑप्शन सी मेरठ के, या ऑप्शन डी आगरा के। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी इलाहाबाद के नैनी के समीप से जो भारतीय मानक समय है वह होकर गुजरता है। और मानक समय की अगर बात करते हैं तो भारतीय मानक समय के लिए 82.5 डिग्री और 30 मिनट, जो 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर को आधार बनाया गया है। और भारतीय समय कितना आगे है? 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट जो अंतर है ग्रीनविच और भारतीय समय में। इससे जो संबंधित अन्य सवाल बनते हैं वो ये आते हैं, कितना अंतर है? तो 5 घंटे 30 मिनट यह अंतर है। मतलब किस प्रकार से अंतर के अगर और स्पष्टीकरण करेंगे तो अगर ग्रीनविच पर 6 और जो भारत का समय वो प्लस में है, तो मतलब अगर 6 बजा होगा ग्रीनविच में सुबह का, तो भारत में तो इसमें 5 घंटे 30 मिनट और जोड़ देंगे तो 11:30 दोपहर का समय भारत में हो रहा होगा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है वह कौन सा सही है? ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, तिथि निर्धारण रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारण रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। ऑप्शन बी, कथन बी, तिथि निर्धारण रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ये यहाँ पर 1800 लिख गया है तो 180 इसको पढ़ेंगे। तिथि निर्धारण रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ऑप्शन से आपके ए सही है, या ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन इसमें सही है। अगला सवाल हमारा, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर जाना है तो वह निम्नलिखित में से कौन से मार्ग को अपनाएगा? अगर मान लीजिए कोई जहाज है, उसको सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करना है तो वह कौन से ऑप्शंस को अपनाएगा? ऑप्शन ए समुद्री धारा, ऑप्शन बी समुद्री हवा, ऑप्शन सी देशांतर, या ऑप्शन डी अक्षांश। तो इसका जो सही आंसर है कि किसी जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में पहुंचने के लिए यात्रा देशांतर के सापेक्ष करनी होगी। तो क्या होता है कि 180 डिग्री देशांतर पर पूरब से पश्चिम जाने में क्या होता है, एक दिन हमारा कम हो जाता है। तो ये इसका फायदा मिलता है, एक दिन कम हो जाता है 180 देशांतर पूरब से पश्चिम जाने पर, और पश्चिम से पूरब जाने पर क्या होता है, एक दिन हमारा बढ़ जाता है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, ऑप्शन बी एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप पूछा गया है अंटार्कटिका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और कुल क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो वो 5.2%, 5.2% क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है हमारा? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और भूभाग की अगर बात करते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की बात की 5.2%, तो यहाँ लगभग 30%, 29.5 या 30% अगर ऑप्शंस आते हैं तो आपके दोनों में से अगर कोई एक आता है, वैसे 29.5 ज्यादा मान्य आंसर है। तो 29.5%
भूभाग जो है वह एशिया महाद्वीप का है, संपूर्ण विश्व का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बड़े बांध का विरोध क्यों किया जाता है? जो बड़े बांध बनाए जाते हैं तो उनका जो विरोध होता है क्यों होता है, या फिर उनको सही क्यों नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए, जनसंख्या विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी, प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। ऑप्शन सी, अत्यधिक धनराशि का व्यय होता है। या ऑप्शन डी, बड़े बांध बनाने से कोई विशेष लाभ नहीं होता, इस वजह से विरोध किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है आपका, क्योंकि प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। किस प्रकार से कि मान लीजिए बहुत ज्यादा जो जल राशि है वह इकट्ठा होती है, इससे एक तो भूकंप आदि का खतरा बढ़ता है। दूसरा क्या होता है कि अगर मान लीजिए बांध कभी टूटता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आती है या अत्यधिक वर्षा के बाद बांध को खोलना ही पड़ता है, तो बाढ़ जैसी जो भीषण समस्याएं वो उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसका आंसर जो है वह ऑप्शन बी सही है। सो फ्रेंड्स, भूगोल के भाग 2 में हमने चर्चा की अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। पार्ट 3 के साथ आपके पास जो पार्ट 3 प्रोवाइड किया जाएगा, आपको बहुत जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। और एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूं कि भूगोल के टॉप एमसीक्यूज की यूपीपीएससी स्पेशल सीरीज के इस पार्ट में हम लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन वीडियोज जो हैं प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम संपूर्ण रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सारे टॉपिक्स आपके कवर किए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना ही प्रत्यक्ष रूप से अन्य छात्र इसका लाभ उठा पाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप यूपीपीएससी स्पेशल की प्लेलिस्ट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस प्लेलिस्ट में अगर कोई विशेष वीडियो अपलोड होता है तो उसको आप सबसे पहले देख पाए और उसका लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।